वनीता और विकास की जान पहचान काफ़ी लंबे अरसे पहले से ही थी। दोनों पहले एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। फिर हाई स्कूल पास करते ही दोनों कॉलेज में भी साथ आ गए थे। दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद करते थे, लेकिन कहने की हिम्मत दोनों में से किसी को भी नहीं थी। दिल की बात दिल में ही रह गई। समय गुजरता गया। आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज ख़त्म हो गया और दोनों की राहें जुदा हो गईं। और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को भूल गए। अब वनीता नौकरी करने लगी, जहाँ पर उसकी पहचान अभय से हुई। अब वनीता की ज़िंदगी में अभय आया। दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे थे। अभय के पिता बहुत बड़े अधिकारी थे, काफ़ी संपन्न परिवार था, जबकि वनीता का मिडिल क्लास परिवार उसके आगे कहीं नहीं टिकता था। इसके बाद भी दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए। मामूली से मकान में रहने वाली वनीता के लिए ससुराल किसी महल से कम नहीं था। नौकर चाकर, कार, रुतबा, सब कुछ उसे एकाएक मिल गया। अगर नहीं मिला तो वह था सम्मान, जिसकी वह हकदार थी। सास उसे हमेशा हिकारत भरी नज़रों से दिखती थी। इसका बहुत बड़ा कारण था वनीता का उसकी अपेक्षा निम्न स्तर का होना। पढ़ाई लिखाई, रंग रूप, सब में वह 20 थी। 30 पर सास का रवैया उसके लिए भारी पड़ रहा था। वे उसे अपने रसोई घर तक में घुसने नहीं देती थी। तंग आकर अभय ने अपनी रसोई दूसरी जगह कर ली। इसके बावजूद उनके रवैये में कोई खास बदलाव नहीं आया। एक दिन तंग आकर वनीता ने अभय से कहा, मेरा यहाँ दम घुटता है। मम्मी मुझे किसी भी चीज़ में हाथ लगाने नहीं देती। जब तब ताने देती हैं कि मैंने तुम्हें फांस लिया। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभय ने टाला, कुछ नहीं ठीक होगा। 6 महीने हो गए, आज भी उनके तेवर जस के तस हैं। क्या तुमने शादी उनकी मर्जी के खिलाफ की है? सुनकर अभय को अटपटा लगा। जो चीज़ गुजर गई उसके बारे में सवाल उठाने का क्या तुक। माना कि उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की भी तो क्या आप तलाक ले लें? अभय के पिता को इस शादी पर कोई ऐतराज नहीं था, मगर उसकी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार न थे। अभय की जिद थी, सो बेमन से इस शादी में शरीक हुई। अभय को भरोसा था कि एक दिन माँ वनीता के गुणों से प्रभावित होकर उसे अपना लेंगी। क्या सोच रहे हो? वनीता ने उसकी तंद्रा तोड़ी। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या हम अलग घर लेकर नहीं रह सकते? जाहिर है अभय को अच्छा नहीं लगा, मगर संयंत्र रहा। एक ही शहर में अलग अलग रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? मम्मी से नहीं निभ रही, मगर पापा, वे तो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। उन पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा उन्हें छोड़कर दूसरी जगह रहने जा रहा है। वनीता पर अभय की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह आखिरकार अपने मायके में आकर रहने लगी। मायके आकर उसने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। इस बीच अभय उससे मिलने आता रहा। जब भी वह जाता उसे उसके फैसले पर पुनः विचार करने का दबाव बनाता, मगर वह अपने फैसले पर अड़िग रहती। अभय को वनीता की कमी हमेशा खलती। ऐसे ही हाल वनीता का भी था। खुश तो थी उसकी सास। अच्छा हुआ जो चली गई, इसी बहाने छुट्टी मिली। अभय के पिता से अभय की मनोदशा छिपी ना थी। उन्हें यह सब देखकर तकलीफ होती। एक दिन सब खाने की मेज पर थे तो अभय के पिता ने वनीता का प्रसंग छेड़ा। सुनते ही माँ बिफर गई। आपको उसके जाने का ज़्यादा कष्ट है। ऐसा है तो आप ही उसके पास जाकर रहिए। वह तुनकते हुए आगे बोली, मैं अभय की दूसरी शादी करूंगी। मूर्खतापूर्ण बात मत करो, यह कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। अभय के पिता बिगड़े। दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई। अभय से रहा ना गया तो वह बोला, मम्मी, आपने जरा सी समझदारी दिखाई होती तो वनीता घर छोड़कर नहीं जाती। तुम्हें वनीता की इतनी फिक्र है तो चला जाओ उसके पास। वे रुआसी हो गई। चला जाएगा, शादी की है तो निभानी पड़ेगी। अभय के पिता बोल पड़े। माँ उठकर जाने लगी। उन्हें अभय के पिता की बात नागवार लगी। अगले दिन अभय अपने पिता की बात मानकर वनीता के साथ रहने लगा। धीरे धीरे 5 साल गुजर गए।
इस बीच वह एक बच्ची की माँ बनी। बच्ची का नाम सुरभि रखा। बच्ची 3 साल की हो गई। तभी एक दुर्घटना घटी। अभय कार एक्सीडेंट में चल बसा। दोनों परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन अभय के पिता से रहा ना गया। वे अभय की माँ से बोले, हमें बेटे का सुख नहीं मिला, क्या बहू पोती का भी नहीं मिलेगा? सुनकर वह सुबकने लगी। उसे अपने किए पर पछतावा था। दोनों की रजामंदी से अभय के पिता ने वनीता को ससुराल में रखने का मन बनाया, जिसे वनीता ने ठुकरा दिया। वह बोली, जब पति ही नहीं रहा तो कैसा ससुराल? तब अभय की माँ चिढ़ गई। उसे इसमें वनीता का अहंकार नजर आया। वनीता ने सरकारी स्कूल में आवेदन दिया। जल्द ही उसे नौकरी मिल गई। उसकी पहली पोस्टिंग लखनऊ में हुई। स्कूल शहर से 10 किलोमीटर दूर एक गांव में था। उसने अपना ठिकाना शहर में ही बनाया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जिंदगी में कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें भुला पाना आसान नहीं होता। जब भी वह अकेली होती, अतीत में डूब जाती। अतीत एक एक कर जलचित्र की भांति उसकी निगाहों के सामने घूमने लगता। ऐसे ही भावुक पल में जब अभय की तस्वीर आती तो वह खुद पर नियंत्रण ना कर पाती। आँख के दोनों कोर भीग जाते, जिसे जल्द ही वह पोंछ डालती। वह अपनी बच्ची के सामने खुद को कमज़ोर नहीं होने देना चाहती थी। वनीता के पिता गांव में खेती बाड़ी करते थे। उनकी नज़र में एक दुहाजू लड़का था जो सरकारी विभाग में क्लर्क था, मगर वनीता ने उसे इनकार कर दिया। लड़का कहीं से भी उसके लायक नहीं लगा। फिर कौन दूसरे के जन्मे बच्चे को पालेगा? एक तरह से उसने शादी न करने का फैसला कर लिया। सुरभि 8 साल की हो चुकी थी। तभी वनीता की जिंदगी में विकास ने आकर हलचल पैदा कर दी। विकास, जिसे वह लगभग भूल चुकी थी, एक मॉल में खरीदारी करते हुए दिखा। वह काफ़ी हैंडसम लग रहा था। दोनों का आमना सामना हुआ। हाय वनीता, वह मुस्कुराया। पहचान लिया? वनीता हंसी। क्यों नहीं पहचानूंगा? हम दोनों ने एक साथ कैंप में 10 दिन जो गुजारे हैं। मुझे आज भी याद है जब तुमने अपने हाथों से मेरे लिए सैंडविच बनाया था। विकास बोला, जानते हो, मुझे तब सिवाय चाय बनाने के कुछ नहीं आता था। पता नहीं कैसा बना था। वनीता का चेहरा बन गया। बहुत अच्छा बना था। उसने आसपास नजरें घुमाई। तुम्हारे पति नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह प्यारी सी बेटी तुम्हारी है? उसने नजरें झुकाकर उस बच्ची के गालों पर हाथ रखा। हाँ, मेरी बेटी है, सुरभि, कहकर वनीता का चेहरा कुछ पल के लिए उदास हो गया। विकास ने उसके चेहरे को पढ़ लिया। चलो पास के किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करेंगे। विकास का यह प्रस्ताव उसे अच्छा लगा। पति एक दुर्घटना में चल बसे। यह एकमात्र संतान है मेरी। इसे पाल पोस कर एक अच्छा इंसान बनाना है। दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया? आया था, मगर कोई मिले तब ना। अब तो मैंने आस भी छोड़ दी है। नियति जहाँ ले जाएगी वहीं चली जाऊंगी। वनीता ने सांस ली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वनीता निराशा से उभरी। मैं सरकारी नौकरी में हूँ, यहीं पोस्टिंग मिली है। पत्नी और बच्चे? वनीता के इस सवाल पर उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान तिर गई। तलाक का केस चल रहा है। शाम गहराने को थी, सो बातचीत का सिलसिला यहीं ख़त्म कर दोनों अपने अपने घर लौट आए। एक हफ्ते बाद विकास वनीता से मिलने उसके घर आया। उसे देखते ही वह इमोशनल हो गई। विकास उसका पहला प्यार था, जिसकी चिंगारी वक्त की राख में कहीं दब गई थी, आज फिर से उभरने लगी थी। उसका जी किया कि विकास के गले लगकर खूब रोए, पर किस हक से? उसने अपने जज्बात पर नियंत्रण रखा। कॉफ़ी की चुस्कियों के बीच विकास ने उसकी निजी जिंदगी को कुरेदा। उसने कुछ नहीं छुपाया, एक एक कर अपने अतीत के सारे पन्ने खोलकर रख दिए। विकास को उससे सहानुभूति थी। बातों बातों में उसने वनीता से पूछा, क्या अकेलापन काटने के लिए नहीं दौड़ता? यह सुनकर वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में एक गहरी वेदना का एहसास था। वह वेदना जो जीवन साथी के न रहने पर एक अकेली स्त्री को झेलनी पड़ती है। तभी विकास के फ़ोन की घंटी बजी। वह मोबाइल लेकर एक तरफ चला गया। लौटा तो उसके चेहरे पर निराशा थी। वनीता को जिज्ञासा हुई, क्या बात है? बड़े परेशान लग रहे हो? पहले तो उसने ना नुकुर किया,
पर जब उसे लगा कि वनीता कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही है तो बोला, मेरी पत्नी का फ़ोन था। वनीता ने आगे कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। हाँ, इतना ज़रूर था कि उसका दिल पहले की ही तरह सामान्य नहीं रहा। क्यों? यही तो वनीता को समझना था। आखिर किस हक से वह विकास पर इतना भरोसा कर रही है? वह शादीशुदा आदमी है, उसका अपना परिवार है। क्या वह अपनी मर्यादा नहीं तोड़ रही? बहरहाल इस समय यह सब सोचने का वक्त नहीं था। वह तो बस विकास के रूप में पिछला प्यार लौट आने की खुशी से लबरेज थी। वह इस पल को जी लेना चाहती थी। तुम कुछ परेशान से दिख रहे हो, वनीता ने पूछा। मेरी जिंदगी भी तुम्हारी ही तरह विडंबनाओं से भरी हुई है, विकास भरे मन से बोला। मैं कुछ समझी नहीं। वनीता असमंजस में थी। विकास ने एक एक कर अपने अतीत के सारे पन्ने खोल कर रख दिए। वनीता को जानकर अच्छा ना लगा। इतना होनहार, काबिल, हैंडसम पति की पत्नी इस तरह हो सकती है? कैसे उसका दिल किसी और के साथ गुलछरे उड़ाने को करता है, वह भी बिना तलाक के। विकास ऐसा शरीफ की कभी अपनी पत्नी से जोर जबरदस्ती नहीं की। दूसरा मर्द होता तो 1 मिनट में ऐसी पत्नी को ठीक कर देता। सोचकर वनीता का मन खराब हो गया। तुमने तलाक की अर्जी दी? वनीता ने पूछा। हाँ, पर क्या तलाक होना इतना आसान होता है? काफ़ी रुपयों की डिमांड करती है, जो मेरे लिए संभव नहीं है। तब क्या करोगे? यही सोच सोच कर परेशान रहता हूँ। आए दिन फ़ोन करके मुझे ब्लैकमेल करती है। मैं ठहरा सरकारी मुलाजिम, जरा सी ऊंच नीच हो गई तो कहीं का नहीं रहूँगा। रहती कहाँ है? मेरे ही फ्लैट में। मेरा एक बेटा भी है। घर खर्च भेजता हूँ सो अलग। बंद कर दो, अकल ठिकाने लग जाएगी, वनीता तैश में बोली। ऐसे कैसे कर दूँ? जब तक तलाक नहीं हो जाता वह मेरी पत्नी है। वनीता सोचने लगी, कैसी औरत है जो अपना गृहस्थ जीवन ठीक से नहीं रख सकती। उसके दिल में विकास के प्रति सहानुभूति और बढ़ गई। कहीं यह सहानुभूति प्रेम का प्रथम पायदान तो नहीं? कुछ कुछ वनीता को ऐसा ही लगा। उस रोज विकास के जाने के बाद वनीता की दिनचर्या में एक बदलाव आया। कल तक जो जिंदगी उसके लिए बोझ थी, आज एकाएक खूबसूरत लगने लगी। उसकी ख्वाहिशों के पंख लग गए। वह विकास के साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगी। जब भी वह शाम को खाली होती, विकास के साथ मोबाइल पर बैठ जाती। दोनों ही घंटों बात करती। वनीता का यह हाल था मानो वह प्रेम का पाठ सीख रही हो विकास से। जब तलाक हो जाएगा तब हम दोनों शादी कर लेंगे। तलाक जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छा है। सुरभि भी तुमको पिता के रूप में देखने लगी है। उस रोज तुम्हारे साथ कितना घुल मिल गई थी, ऐसा लगा मानो सालों का रिश्ता हो। मोबाइल पर यही सब बात होती रहती। अब विकास को जब इच्छा होती वनीता के पास चला आता। उसकी बच्ची के लिए वह परिवार का सदस्य हो गया था। वैसे भी वह अबोध थी। विकास के लिए वनीता का घर अनजाना नहीं रहा। जब भी वह जाता, वनीता और उसकी बच्ची की ज़रूरतों के हिसाब से घर गृहस्थी का सामान खरीदते हुए आता। वनीता मना करती तो, क्या मैं तुम्हारे लिए गैर हूँ? इसके आगे वनीता को कोई जवाब नहीं सूझता। विकास सुरभि के साथ खूब मस्ती करता, खेलता। यह देखकर वनीता खुश थी। वनीता को पूरा विश्वास था कि विकास से शादी हो जाएगी तो सुरभि को उसे पिता के रूप में अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही तो सबसे बड़ी समस्या थी जिसकी वजह से वह शादी से कतराती थी। पिता के ना रहने पर सुरभि कितने सवाल करती। वनीता को समझ में नहीं आता कि कैसे उसे रास्ते पर लाएं। ऐसे में विकास का आना माँ बेटी के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता 1 साल गुजर गया। दोनों के संबंध गहरे होते चले गए थे। एक रोज फ्लैट की एक पड़ोसन ने विकास के बारे में वनीता से सवाल किया, जिसे सुनकर उसे अच्छा ना लगा। उस रात जब विकास आया तब वनीता ने इस घटना की चर्चा की। तुम बेकार लोगों की बातों पर गौर करती हो। जैसे ही तलाक मिलेगा मैं तुमसे शादी करके इन लोगों के मुंह पर तमाचा मार दूंगा। वनीता को तत्काल राहत मिली, मगर मन में उठने वाली सामाजिक रुसवाइयों को लेकर उसकी बेचैनी कम नहीं हुई है। वह जल्द से जल्द शादी करके इस रुसवाई से मुक्त होना चाहती थी। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। इस बीच विकास जब भी मुंबई अपने पत्नी के पास जाता तो उसका एक ही जवाब होता,
तलाक के सिलसिले में जा रहा हूँ, तारीख पड़ी है। एक दिन वनीता से रहा ना गया। वह तल्ख लहजे में बोली। वह आखिर चाहती क्या है? उसने 30 लाख रुपयों की डिमांड की है, साथ में हर माह 50,000 घर खर्च। कहाँ से इतना रुपया ला कर दूँ? विकास झल्लाया। उसकी गर्म तेवर देख वनीता ने खुद को संयत किया। तुम्हें इतना देने में दिक्कत क्यों हो रही है? अगर तुम नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर वह तुम्हारी तनख्वाह का आधा ले भी लेती है तो देकर मुक्ति पाओ। मैं खुद सरकारी नौकरी में हूँ, आराम से रह लेंगे। वनीता को लगा कि इसे सुनकर विकास का सारा तनाव खत्म हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। जैसा तुम समझती हो वैसा कुछ नहीं है। वह एक नंबर की लालची औरत है। आज 30 मांगी है, कल 40 मांगेगी। इसीलिए सोचता हूँ कि कोर्ट जो फैसला लेगी वही ठीक रहेगा, विकास ने कहा। भले ही सारी जिंदगी निकल जाए, वनीता चिढ़ी। विकास को वनीता की बात करने का तरीका अच्छा ना लगा। क्षणांश विचार प्रक्रिया से गुजरने के बाद वनीता बोली, तुम मुझे अपनी पत्नी का फ़ोन नंबर दो, मैं उससे बात करूंगी। तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। विकास एकाएक घबरा गया। वह बोला, यह हमारा पर्सनल मामला है। समय निकलता जा रहा है, सुरभि बड़ी होती जा रही है। पता नहीं आगे वह इस रिश्ते के लिए तैयार होगी भी या नहीं। अभी तुमसे घुली मिली है। वनीता हताश थी। तुम व्यर्थ परेशान होती हो, सब ठीक हो जाएगा। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए विकास यूँ बोला मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसकी निश्चिंतता वनीता को बेचैन करती। उसकी स्थिति परकटे परिंदे की तरह हो गई थी। ना उड़ सकती थी, ना दूर तक चल सकती थी। सभी दोनों के रिश्तों को जान चुके थे, यहाँ तक कि वह अपने पिता से भी इस रिश्ते का जिक्र कर चुकी थी। पिता की रजामंदी थी। वह बेटी की खुशी में ही अपनी खुशी देख रहे थे। जिंदगी का क्या ठिकाना, कल रहे या ना रहे। इससे पहले वे वनीता का घर बसा हुआ देखना चाहते थे। एकाएक वनीता ने अपना हाथ खींच लिया। विकास को अटपटा लगा। वनीता भरे गले से बोली, विकास, तुम्हें कुछ ना कुछ फैसला लेना ही होगा। विकास के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कल तक वह सहज थी, मगर आज बेहद गंभीर और निर्णायक मूड में थी। अचानक ऐसा क्या हो गया? उसने वनीता को फिर से सामान्य स्थिति में लाने के लिए बहकाने लगा। डार्लिंग, इतना परेशान क्यों होती हो? अभी 3 साल ही तो गुजरे हैं, कुछ महीने की बात है। वकील ने कहा है कि अब फैसला होने में देर नहीं होगी। इसमें नई बात क्या है? उसकी पकड़ से दूर होती हुई वनीता बोली, साल भर के लिए कहा था, अब 3 साल हो रहे हैं। तलाक में समस्या क्या आ रही है? उसका खुलासा भी नहीं करते। क्यों, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं कुछ छिपा नहीं रहा हूँ। अपनी कोशिश नाकाम होते देख विकास सोफे पर बैठ गया। वनीता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसमें टेसुए बहाने की क्या ज़रूरत है? हमने जो किया आपसी सहमति से किया। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि अगर तुम इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहती हो तो मेरी तरफ से आज़ाद हो। विकास, वनीता चीखी, 3 साल से हम साथ रह रहे हैं और आज कह रहे हो कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। हमारा तो दिल का रिश्ता था ना? क्या दिल का रिश्ता इतना कमज़ोर होता है कि पल भर में ही उसे तोड़ने का फैसला कर लिया? तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे ना, अब क्या हुआ? मन बदल दिया? हाँ, कह दिया था कि जैसे ही तलाक हो जाएगा मैं तुमसे शादी कर लूँगा, विकास बोला। मगर तलाक हो तब ना, कब तक होगा? वनीता के इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह उसे संभालने की नीयत से बोला, वनीता, इतना गुस्सा मत हो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जाने वाला नहीं, बस थोड़ा इंतज़ार करो। जैसे ही तलाक हो जाएगा मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तुम कभी नहीं करोगे। वनीता ने मानो उसके मन की बात पकड़ ली हो। वह आगे बोली, मुझे तुम दोहरे चरित्र के लगते हो। मुझे तो यह भी शक है कि तुम्हारा मुकदमा चल भी रहा है या नहीं। विकास निरुत्तरित था। उस रोज किसी तरह वह वनीता के सवालों से बचकर निकल आया। घर में उसका मन विचलित था। वनीता की मनोदशा देख वह अंदर ही अंदर भयभीत था। उसे सपने में भी भान नहीं था कि वनीता शादी को लेकर इतना संजीदा है। वह तो अब तक इस रिश्ते को लेकर सहज था। वनीता अकेली थी।
उसे जीवन साथी की ज़रूरत थी। उसकी कमी उसी ने पूरी की। इसी का नतीजा था जो उसके फूल से मुरझाए चेहरे पर ताजगी आई। उसकी वीरान जिंदगी में बाहर की रंगत बिखरी, वरना अब तक उसने बेहद उदास वक्त गुजारा। आज वनीता की हालत ऐसी हो गई थी कि वह उसकी गैर मौजूदगी की कल्पना से ही डर जाती। वह भरसक चाहती कि जितनी जल्दी उन दोनों की शादी हो जाए ताकि असुरक्षित जिंदगी से छुटकारा मिल सके। एक अकेली स्त्री के लिए जीवन काटना इतना आसान नहीं होता। उस पर एक बेटी की माँ, जिसकी सुरक्षा उसे हर वक्त चिंतित किए रहती। पति का साया मिलेगा तो लोगों को तरह तरह की बातें बनाने का मौका नहीं मिलेगा। 2 दिन तक विकास उसके पास नहीं आया। वनीता को लगा कि वह उससे नाराज है। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे इस बात के लिए बेहद अफसोस हुआ क्यों बिना वजह विकास पर तोहमत लगाई। हो सकता है कि वह जो कह रहा है सही हो। उसने विकास को फ़ोन लगाकर माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर उसने उठाया नहीं। बार बार स्विच ऑफ के संकेत मिल रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो क्या विकास उससे अपने अपमान का बदला ले रहा है? सोचकर वह सिहर गई। मन आशंकाओं से घिर गया। वह अपने आप को दोषी मानने लगी। बिना वजह विकास पर शक किया और इतना कुछ सुना दिया, मगर अगले ही पल यथार्थ के धरातल पर आई तो लगा जो कहा सही कहा। जिंदगी भावनाओं से नहीं चलती। इंसान को कड़ी फैसले लेने पड़ते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? क्या उसके पास इतना वक्त है? समय निकलता जा रहा है। कल सुरभि परिपक्व हो जाएगी, तब भी क्या इस रिश्ते को उसी रूप में लेगी जैसी लेती आई है? परिपक्वता आएगी तो निश्चय ही उसे यही लगेगा कि मैं चरित्रहीन हूँ। फिर तो मैं अपनी बेटी की नज़रों में भी गिर जाऊंगी। वनीता ने कई बार फ़ोन लगाने की कोशिश की, मगर हर बार उसे नाकामी हाथ लगी। उसकी आकुलता बढ़ती ही जा रही थी। रातों को नींद नहीं आती। कम से कम फ़ोन से हाय हेलो तो कर सकता था। क्या इतना कहने की भी उसके पास फुर्सत नहीं? ऐसे तो हर रोज़ किसी न किसी बहाने उससे मिलने आ जाता था। अब कौन सी व्यस्तता आ गई है? काफ़ी सोच विचार कर उसने उसके क्वार्टर पर जाने का फैसला लिया। 3 साल में वह पहली बार उसके क्वार्टर जाएगी। ना विकास ने कहा, ना ही उसने कभी जाने का दबाव डाला। क्वार्टर पर ताला लगा हुआ था। पड़ोस की महिला से पूछा तो बताया कि वह अपने घर मुंबई गए हैं। क्यों? के सवाल पर वह बोली, आपको पता नहीं कि उनकी पत्नी की तबीयत एकाएक खराब हो गई है। सन्न रह गई वनीता यह सुनकर। एक चरित्रहीन पत्नी के लिए आज भी इतना लगाव? जो मुझसे बिना बताए चला गया, यह छल नहीं है तो क्या? जब तक वह मेरे पल्लू से बंधा था, सिवाय उसकी बुराई के उसे कुछ नहीं सूझता था। और आज एकाएक उसकी बीमारी की खबर सुनते ही मुंबई भाग गया। सोचकर वनीता से न रोते बन रहा था और ना ही हंसते। किसी तरह भारी कदमों से चलकर वह अपने घर आई। आते ही वह बिस्तर पर पड़ गई। रह रहकर उसके सामने विकास का चेहरा आ जाता। उसने उसे पहचानने में कितनी बड़ी भूल की है। वह विकास से ज़्यादा खुद को कसूरवार मानने लगी है। क्या ज़रूरत थी विकास पर इतना भरोसा करने की? विकास से उसकी जान पहचान कितनी थी? इतने समय में किसी के मूल चरित्र को समझ पाना संभव है? जाहिर है नहीं। 30 पर अपने भावनाओं पर भी नियंत्रण न रख सकी। विकास पर भरोसा करके उसे सब कुछ सौंप दिया। उसका मन कचौटने लगा। क्या वह कभी अपने आप को माफ़ कर पाएगी? एकाध बार उसकी अबोध बेटी के लिए बुरा लगा। उसकी विकास के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। कल को विकास उसका पति हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे पिता का स्नेह भी मिलेगा जिसकी उसे ज़रूरत है। लेकिन अब कौन सा मुंह लेकर अपनी बेटी के सामने जाएगी? जो माँ खुद को रास्ता नहीं दिखा सकी, वह भटकती हुई बेटी को क्या दिखाएगी? हो सकता है कि बाद में वह यह भी कह सकती है कि तुम अपना देखो, तुमने क्या किया था। चिंताओं में डूबी थी वनीता कि तभी मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन विकास ने किया था। यह आग में घी से कम नहीं था वनीता के लिए। फ़ोन क्यों किया? हेलो, तुम्हारा मिस कॉल आया था। पत्नी कैसी है? वनीता ने तंज कसा। मैं कुछ समझा नहीं। बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता चल चुका है। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है। और हाँ, यह सच है कि
मेरी अपनी पत्नी के साथ तलाक का मुकदमा चल रहा है, मगर मेरी भरसक कोशिश यही है कि सब कुछ सामान्य हो जाए। कोई अपने बसे बसाए घर को तबाह होते नहीं देख सकता। मेरा एक बड़ा बेटा है, अब क्या मैं उसे खोना चाहूँगा? जैसे ही वह फ़ोन रखने जा रहा था, वनीता ने रोका। मेरी भी सुनते जाऊं। यह मत समझना कि मुझसे छल करके तुम चैन से जी लोगे। तुमने दो दो जिंदगियां बर्बाद की हैं, एक मेरी, दूसरी मेरी बेटी की। पर याद रखना कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं अपनी पहचान के साथ जीऊँगी। नहीं ज़रूरत है मुझे तुम जैसी कायर जीवन साथी की। अच्छा हुआ जो तुमने पहले ही अपना असलियत बता दिया, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। कहते कहते वनीता की आंखें छलछला आई। विकास ने फ़ोन काट दिया। तभी वनीता की नज़र सामने खड़ी सुरभि पर गई। ऐसा लगा वह दोनों की बातें सुन रही थी। सुरभि स्कूल से कब आई? अभी इसी उधेड़ बुन में थी कि वह अपनी माँ के करीब आ गई। उसके आंसू पोंछते हुए बोली, माँ तुम रो मत, उनकी मुझे भी ज़रूरत नहीं। इतनी समझदारी की बात करने वाली 11 वर्षीय बेटी को उसने गोद में भर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।